बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 41 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 42 मुलाहिजा फरमाएं। शाहरुख को समीना की फिक्र थी। उसे ना जाने इस वसी और अरीज इमारत के किस हिस्से में रखा गया था। उसे अंदेशा था कि उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती करने की कोशिश ना की जाए। अगर उन्होंने समीना बहन के साथ कोई ज्यादती की तो मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नौलखे ने ठोस लहजे में कहा। रात धीरे धीरे बीतती रही और फिर ये दोनों भी नींद की आगोश में पहुंच गए। फिर दफतन किसी गाड़ी की आवाज सुनकर शाहरुख की आंख खुल गई और वो एकदम उठकर बैठ गया। पहले इंजन को रेस दी गई थी, फिर उसे ऑफ कर दिया गया था। उसके साथ ही गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। शाहरुख उठकर दरवाजे के करीब आ गया और दो पट्टों के दरमियान बैठकर बारीक सी झुर्री से बाहर झांक कर देखने लगा। फिजा में तुलू होते हुए दिन का हल्का सा उजाला था। दो आदमियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उनमें वाजा रहीम बख्श की आवाज शाहरुख ने पहचान ली थी, लेकिन दूसरी आवाज उसके लिए अजनबी थी। वो लोग बलोची जबान में बातें कर रहे थे और एक लफ्ज भी शाहरुख के पल्ले नहीं पड़ रहा था। शाहरुख ने डी कोस्टा और नौलखा को जगा दिया और सरगोशी में उन्हें बताने लगा कि शायद मुल्ला बशीर पंजगोरी आ गया है। वो दोनों भी दरवाजे के करीब आकर बातें सुनने की कोशिश करने लगे, मगर आवाजें वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। ये तीनों कालीन पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि कदमों की आवाज सुनाई दी जो दरवाजे के सामने आकर रुक गई। उसके चंद सेकंड बाद दरवाजा खुल गया और वाजा रहीम बख्श अंदर दाखिल हुआ। वो समझा था कि ये लोग सो रहे होंगे, लेकिन उन्हें जागते पाकर भी उसे कोई हैरत नहीं हुई थी। मुल्ला बशीर पंजगोरी आ गया है, चलो बुलवाया है तुम लोगों को, वाजा रहीम बख्श ने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों उठकर कमरे से बाहर आ गए। मोहम्मद दीन भी बरामदे के सामने लैंड क्रूजर के पास ऑटोमेटिक राइफल लिए खड़ा था। लैंड क्रूजर का ड्राइवर लान में घास पर टांगे पिसारे बैठा था। उसने भी शलवार कमीज पहन रखी थी और सर पर स्याह रेशमी रुमाल बंधा हुआ था। वाजा रहीम बख्श उन तीनों को लेकर एक और कमरे में आ गया। उस कमरे में भी दबीज कालीन बिछा हुआ था, लेकिन यहाँ कुर्सियां या सोफे वगैरह नहीं थे। गाँव तकिए और खूबसूरत कुशन जगह जगह रखे हुए नजर आ रहे थे। सामने दीवार के करीब सुर्ख कवर वाले गाँव तकिए से एक आदमी टेक लगाए बैठा था। उसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। फरबा जिस्म, छोटी गोल दाढ़ी जिसमें कुछ सफेद बाल भी चमक रहे थे। आबनूसी रंगत पर मोतियों की तरह चमकते हुए सफेद दांत उसके बड़े अजीब लग रहे थे। उसके हाथ में मोटे मोटे सुर्ख दानों वाली तस्बीह थी। वो गाँव तकिए से इस तरह टेक लगाए बैठा था कि एक घुटना ऊपर उठा हुआ था। तस्बीह वाला हाथ घुटने पर टिका हुआ था। तस्बीह के सुर्ख दाने आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। वो मुल्ला बशीर पंजगोरी था। वो तीनों उसके सामने खड़े थे और वाजा रहीम बख्श बलोची में मुल्ला बशीर पंजगोरी को कुछ बता रहा था, लेकिन मुल्ला बशीर पंजगोरी के चेहरे के तासरात से अंदाजा होता था जैसे वो इसकी बातें ना सुन रहा हो। वो गहरी नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देख रहा था। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? बिलाकर मुल्ला बशीर पंजगोरी ने पूछा। उसके लहजे में अजीब सी सरसराहट थी। हम लोग कराची से किराए की एक लॉन्च पर तफरीह के लिए, मैंने कोई दास्तान सुनाने के लिए नहीं कहा था। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने शाहरुख की बात काट दी। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम लोग जुमेरात की शब नूरू चाचा की लॉन्च पर कराची के साहिल से रवाना हुए थे। मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि चट्टान के करीब उस लॉन्च को आग लग गई थी या लगाई गई थी। मुझे कोई किस्सा सुनाने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा था यहाँ तक कैसे पहुंचे? एक माल बरदार जहाज ने हमारी जानें बचाई थी, शाहरुख ने जवाब दिया। उसे ये जानकर हैरत हुई थी कि मुल्ला बशीर पंजगोरी को इन बातों का पता कैसे चल गया था। लॉन्च में आग लगने के बाद तो हो सकता है उसी जहाज के कप्तान ने कराची की बंदरगाह को इतला दी हो। समुद्री जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों को ऐसी बातों का फौरन पता चल जाता है, लेकिन इसे कैसे पता चला कि ये लोग नूरू चाचा की लॉन्च पर जुमेरात की शब साहिल से रवाना हुए थे? ये शख्स यकीनन और भी बहुत कुछ जानता होगा, इसलिए शाहरुख मोहतात हो गया। वो जहाज हमें यहाँ से कई मील दूर एक मोटर बोट पर उतार कर चला गया। जहाज के कप्तान ने कहा था कि हमें यहाँ पनाह मिल जाएगी। पनाह? मुल्ला बशीर पंजगोरी के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। यहाँ मौत भी तुम लोगों का मुकद्दर बन सकती है। चलो, इस हद तक तो मान लिया कि तुम लोग किसी जहाज से मोटर बोट पर आए थे, लेकिन मोटर बोट का रुख किसी और तरफ क्यों नहीं हुआ? मेरे डेरे की तरफ आने का मकसद क्या था, मैं सच जानना चाहता हूँ। वो तीनों कांप कर रह गए। उन्हें समझने में देर न लगी कि मुल्ला बशीर पंजगोरी किसी गलतफहमी का शिकार हो गया था। कहीं वो ये तो नहीं समझ रहा था कि ये लोग किसी बुरी नीयत से उसके डेरे की तरफ आए थे और पकड़े गए थे। ऐसी सूरत में मौत ही उनका मुकद्दर बन सकती थी। शाहरुख ने कनखियों से डी कोस्टा की तरफ देखा। वाजा पंजगोरी। डी कोस्टा ने उसकी तरफ देखते हुए मदम लहजे में कहा, सच बात तो ये है कि हम हाजी अब्दुल्ला के आदमी हैं। हाजी अब्दुल्ला? लाहौर वाला? मुल्ला बशीर पंजगोरी की आंखों में उलझन तैर गई।
जी वाजा, डी कोस्टा ने कहा। हम लोग एक अहम काम से निकले थे, लेकिन समंदर में उस चट्टान के करीब पहुंचकर हमें धोखे से कत्ल करने की कोशिश की गई। इसी दौरान न जाने किस तरह लॉन्च को आग लग गई और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर निकल सके। इसमें मुझे अब भी थोड़ा सा झूठ नजर आ रहा है, मुल्ला पंज गोरी ने डी कोस्टा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा और फिर नौलखा और शारक की तरफ देखने लगा। ये सच है वाजा, डी कोस्टा ने कहा। टेलीफोन आपके पास मौजूद है। हाजी अब्दुल्ला आपका दोस्त है, आप चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं। वो तो मैं कर ही लूंगा, मुल्ला बशीर पंज गोरी ने कहा, लेकिन लॉन्च में आग लग जाने वाली बात हल्क से नहीं उतरती। लॉन्च को आग हमने खुद लगाई थी। इस मर्तबा शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। क्यों? मुल्ला बशीर पंज गोरी ने उसे घूरा। ये तासर देने के लिए कि लॉन्च के साथ इसके मुसाफिर भी खत्म हो चुके हैं, शारिक ने जवाब दिया। नूरू चाचा के बेटे कासम ने हमें धोखे से कत्ल करने की कोशिश की थी। उससे एक रात पहले भी लॉन्च पर हंगामा हुआ था। हमारे साथ किराए के 2 आदमी थे। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि लॉन्च में क्या है। पहले उन्होंने हमें ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन खुद ही मछलियों की खुराक बन गए। फिर कासम ने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा और बाद में हमें कत्ल करने की कोशिश की। ये कारोबार ही ऐसा है, यहाँ इंसानी जिंदगी की कोई वुकत नहीं। अगर हम भी कत्ल हो जाते तो शायद किसी को अफसोस ना होता। और तुम जानते हो कि कत्ल की सजा मौत होती है, पंज गोरी ने कहा। ये रियासत हम पर कत्ल का मुकदमा नहीं चला सकती, शारिक ने कहा। लॉन्च पर जो कुछ भी हुआ था पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में हुआ था और कोई भी इस वाक़े का चश्मदीद गवाह नहीं है। समंदर में हादसात होते रहते हैं। जहाँ तक इस रियासत का ताल्लुक है तो मैं ये इतराफ जरूर करूंगा कि हम गैर कानूनी तौर पर इसकी हुदूद में दाखिल हुए हैं और इस रियासत के कानून के मुताबिक हमें सिर्फ इसी जुर्म की सजा मिल सकती है। दलेर आदमी हो, मुल्ला बशीर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। फिर रहीम बख्श की तरफ रुख करके कुछ कहा। रहीम बख्श ने कमरे के कोने में रखा हुआ टेलीफोन उठाकर मुल्ला बशीर पंजगोरी के सामने रख दिया। पंजगोरी ने रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए, चंद लम्हे तेज लहजे में किसी से बात करता रहा, फिर रिसीवर रख दिया और शारिक की तरफ देखते हुए बोला, दलेर आदमी हो और मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। शारिक ने कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन 3 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बजी। मुल्ला बशीर ने रिसीवर उठा लिया, हेलो कहकर चंद लम्हे इंतजार किया, फिर उर्दू में किसी से बात करने लगा। उन तीनों के चेहरों पर तमानियत सी आ गई। मुल्ला बशीर दोस्ताना लहजे में टेलीफोन पर हाजी अब्दुल्ला से बात कर रहा था। फोन पर बात करते हुए वो बारी बारी इन तीनों की तरफ भी देख रहा था। फिर उसने रिसीवर रख दिया और एक बार फिर बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम तीनों में शारिक कौन है? शारिक मेरा नाम है, शारिक ने जवाब दिया। आफरीन है, मुल्ला बशीर पंजगोरी ने कहा। आओ बैठो बैठो तुम लोग। हाजी अब्दुल्ला ने बताया कि तुम पहली मर्तबा किसी ऐसे मिशन पर गए हो, लेकिन तुमने जिस तरह अमानत की हिफाजत की है वो काबिले तारीफ है। कासिम ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, उसे मारी जाना चाहिए था, मजबूरी थी। शारिक ने उसके सामने बैठते हुए कहा, अगर हम उन्हें ना मारते तो वो हमें मार देते। किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाना मेरी फितरत में शामिल नहीं। हाजी अब्दुल्ला ने मुझ पर एतमाद किया था। अमानत की हिफाजत के लिए मेरी जान भी चली जाती तो मुझे अफसोस ना होता। आफरीन आफरीन, मुल्ला बशीर ने कहा। फिर बोला, तुम लोग रहीम बख्श के साथ जाओ, मुंह हाथ धो लो, अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। और रहीम बख्श की तरफ देखने लगा, इनके लिए नाश्ते खाने का बंदोबस्त करो, ये हमारे मेहमान हैं और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी वाजा, रहीम बख्श ने जवाब दिया। वाजा नौलखा बशीर गोरी की तरफ देखते हुए बोला, हमारे साथ एक वो लड़की भी तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता करेगी, फिक्र मत करो। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने उसका मतलब समझते हुए बात काट दी। वो तीनों वाजा रहीम बख्श के साथ कमरे से बाहर निकल आए। 1 घंटे बाद वो एक बार फिर मुल्ला बशीर पंजगोरी के कमरे में बैठे हुए थे। इस मर्तबा उनके साथ समीना भी थी। उनके सामने कालीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ था और मोहम्मद दीन नाश्ता लगा रहा था। नाश्ते के बाद बर्तन और दस्तरख्वान उठा लिया गया तो मुल्ला बशीर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, मुझसे किस किस्म की मदद चाहते हो? हम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, शारिक ने कहा। आपकी लांचें तो ग्वादर तक आती जाती रहती हैं, हमें भी अपनी किसी लांच पर भिजवा दें। अगर किसी और की लांच में भी बंदोबस्त हो जाए तो हम मुआवजा देने को तैयार हैं। हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, मुल्ला बशीर ने कहा। उसकी उंगलियां बदस्तूर तस्बीह के मोतियों पर चल रही थी। मेरी एक लांच ग्वादर गई हुई है, वो 1-2 दिन तक आ जाएगी तो मैं तुम लोगों को भिजवा दूंगा। तुम लोग 2-3 दिन यहाँ रहो हमारे मेहमान बनकर। तुम लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि तुम लोग दिन के वक्त इस हवेली के गेट से बाहर नहीं निकलोगे। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम लोगों को देख ले तो मामला गड़बड़ हो जाए। 2-3 दिन, शारिक बोला। हाँ मजबूरी है, मुल्ला बशीर पंजगोरी ने कहा। वो चंद में खामोश रहा, फिर उठते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मौका मिला तो शाम को चक्कर लगाऊंगा। शहर में मेरी मसरूफियात इतनी है कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वो चारों भी उठकर खड़े हो गए और उसके साथ ही कमरे से बाहर निकल आए।
ड्राइवर बरामदे में खड़ा था। वो पंजगोरी को देखकर लैंड क्रूजर की तरफ लपका। ख्वाजा रहीम बख्श ने भी जल्दी से आगे बढ़कर मुल्ला बशीर पंजगोरी के लिए लैंड क्रूजर का दरवाजा खोला। पंजगोरी ने गाड़ी में बैठने से पहले रहीम बख्श की तरफ देखते हुए कहा, ख्वाजा इनका ख्याल रखना, मेहमान है हमारे, बहुत दूर से आए हैं, कोई तकलीफ ना होने पाए इनको। जी ख्वाजा आप फिक्र ना करें, रहीम बख्श ने जवाब दिया। मुल्ला बशीर पंजगोरी सीट पर बैठ गया। रहीम बख्श ने दरवाजा बंद कर दिया। पंजगोरी ने उनकी तरफ हाथ हिलाया और लैंड क्रूजर हरकत में आ गई। धूप फैल रही थी। ये लोग बरामदे में खड़े इधर उधर देखते रहे। लान के इर्द गिर्द नारियल के दरख्त लगे हुए थे। लान बड़ा खूबसूरत था, घास खासी थी और क्यारियों में लगे हुए पौधों पर रंग बिरंगे फूल भी मुस्कुरा रहे थे। लान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। समीना और शारिक बरामदे से निकलकर लान में आ गए और फिर उस चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे जिसके दूसरी तरफ खाड़ी थी और सफेद लांच उस खाड़ी में खड़ी थी। वो चबूतरे के पुख्ता रवश पर आगे बढ़ते रहे। मोहम्मद दीन ने अगरचे उन्हें उस तरफ जाते देखा था मगर उसने रोकने की कोशिश नहीं की थी। मुल्ला बशीर पंजगोरी से मुलाकात के बाद उन दोनों का रवैया बड़ा बेहतरीन हो गया था। अब वो बड़े एहतराम से उनसे बात करते थे। वो दोनों प्लेटफॉर्म नुमार रवश पर चलते हुए खाड़ी के आखिरी सिरे पर आ गए। दरअसल खाड़ी यहाँ से ही शुरू होती थी। समंदर का एक कुशादा कटाव था जो अंदर तक चला गया था। मुमकिन है ये कटाव पहले इतना तवील ना हो और बाद में जमीन की खुदाई करके उसे भी खाड़ी के साथ कर लिया गया हो। ये खाड़ी का दाना था जो तकरीबन 100 फुट चौड़ा था। दाने पर एक बहुत लंबे आईनी पाइप का बैरियर लगा हुआ था। दाईं तरफ दीवार के करीब एक सतून के हुक में मोटा सा रस्सा लिपटा हुआ था। उस रस्से को पकड़ने से पाइप ऊपर उठ जाता और किसी लान या कश्ती की आमदोरफ्त के लिए रास्ता खुल जाता। दाने के करीब बैरियर के अंदर की तरफ एक बहुत बड़ी लांच लंगर अंदाज थी जिसे देखकर अंदाजा होता था कि ये लांच अब इस कदर पुरानी हो चुकी थी कि अब शायद इस्तेमाल के काबिल ही ना रही हो। लेकिन हकीकत ये थी कि बग़ैर कबाड़ नजर आने वाली ये लांच भी स्मगलिंग के कारोबार में अक्सर इस्तेमाल होती रहती थी। उस लांच के पहलू में बाईं तरफ वो मोटर बोट भी एक रस्से के जेटी से बंधी हुई थी जिस पर वो लोग गुज़िश्ता रात जहाज से चट्टानों तक पहुंचे थे। वो दोनों वहां खड़े बहुत देर तक समंदर की तरफ देखते रहे। फिर धूप चुभने लगी तो वो वापसी के लिए मुड़ गए। दूर से ये इमारत बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इमारत की दाईं तरफ छोटी सी मस्जिद भी थी। सिर्फ एक कमरा था जिसके दाईं तरफ एक छोटा सा मीनार बना हुआ था। वो दोनों टहलते हुए दूसरी तरफ निकल गए। यहाँ अलग थलग गोदाम नुमा कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे खासे मजबूत थे। वो कुछ देर इधर उधर टहलते रहे और फिर वापस आ गए। नौलखा और डी कोस्टा बरामदे में नहीं थे, किसी कमरे में शायद जा चुके थे। वो दोनों उन्हें तलाश करते रहे लेकिन वो किसी कमरे में नजर नहीं आए। उसी वक्त रहीम बख्श इधर से गुजरा तो शारिक ने उसे रोक लिया। हमारे साथी कहाँ गए वाजा? उसने पूछा। डी कोस्टा से उसे पता चल गया था कि किसी को एहतराम से बुलाने के लिए वाजा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे जनाब या भाई साहब वगैरह। वो लोग ऊपर कमरे में चले गए हैं, रहीम बख्श ने जवाब दिया। आप लोग भी घूमो फिरो मगर वाजा हवेली के गेट से बाहर मत जाना, नहीं तो हमारी शामत आ जाएगी। फिक्र मत करो, हम लोग हवेली से बाहर नहीं जाएंगे, शारिक ने जवाब दिया। वो लोग ऊपर की मंजिल पर आ गए। बज़ाहिर छोटी नजर आने वाली ये इमारत खासी वसी थी। दूसरी मंजिल के ऊपर भी एक गोल कमरा बना हुआ था। उस कमरे में चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई थी। एक तरफ से दूर तक समंदर दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ जजीरे का अंदरूनी इलाका। शारिक और समीना एक खिड़की के सामने खड़े देर तक बाहर की तरफ देखते रहे। रेगिस्तानी इलाका था और बबूल या इस किस्म की झाड़ियां बकसरत नजर आ रही थी। वो लोग इस गोल कमरे से निकलकर दूसरी मंजिल पर आ गए और बिलाखिर एक कमरे में उन्हें नौलखा और डी कोस्टा नजर आ गए। वो कालीन पर टांगे पिसारे बैठे बातें कर रहे थे। शारिक और समीना भी उनके करीब ही बैठ गए। मालूम होता कि इन्हें कालीन कहीं से मुफ्त मिल गए थे। हर कमरे में कालीन ही कालीन बिछे हुए हैं, नौलखे ने कहा। और तो और दीवारों पर भी कालीन टंगे हुए हैं। वो कितनी खूबसूरत सीनरी बनी हुई है उस कालीन पर। शारिक दीवार पर टंगे हुए कालीन की तरफ देखने लगा। वो कालीन 6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था जिस पर किसी नखलिस्तान की सीनरी बनी हुई थी। इस किस्म के कालीन वो मुख्तलिफ कमरों में देख चुका था। ये अफगानी और ईरानी कालीन थे जो आराइश के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए जाते थे। नौलखे की बात पर किसी ने तबसरा नहीं किया। अब देखना यह है कि ये लोग हमें यहाँ से कब जाने देते हैं। इस मर्तबा भी उसने लब कुशाई की थी। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने तो कहा है कि 2-3 दिन में हमें यहाँ से भेज देगा और ख्याल है हमें इसकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए, शारिक ने जवाब दिया। और ये 2-3 दिन हम यहाँ कैद रहेंगे, नौलखा बोला। मजबूरी है, शारिक ने कंधे उचका दिए। फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्र करो हम आजाद हैं, अपनी मर्जी से इस वसी और अरीज इहाते में घूम फिर सकते हैं। अगर कहीं पकड़े जाते तो जेल की छोटी सी कोठरी में बंद होते और तुम दरवाजे की आईनी सलाखों को दोनों हाथों में थाम कर हीर वारस शाह या मैया गा रहे होते। हाँ भाई, ये बात तो दुरुस्त है, नौलखे ने कहा। लेकिन इस तरह यहाँ बैठे बैठे तो हम इस तरह अकड़ जाएंगे। ठहरो, हमें वक्त गुजारने के लिए अपने लिए कोई दिलचस्पी तलाश करनी होगी।
मैं ख्वाजा रहीम बख्श से पूछता हूँ, ताश वगैरह मिल जाए तो काम बन सकता है। शारिक कहते उठकर कमरे से बाहर निकल गया। 15 मिनट बाद वापस आया तो उसके पास वो सीधा से ताश थे। वो चारों बैठकर ताश खेलने लगे। इस तरह वक्त गुजारने में आसानी हो गई। वो दिन भर ताश खेलते रहे। दोपहर का खाना भी उन्होंने उसी कमरे में खाया। शाम से पहले वो लान में आकर बैठ गए। चाय भी उन्होंने यहीं बैठकर पी थी। शाम का अंधेरा फैलने में अभी थोड़ी देर थी कि फिजा में फटफट की मदम सी आवाज सुनाई देने लगी। उन चारों ने बैक वक्त आसमान की तरफ देखा। आवाज हेलीकॉप्टर से कुछ मिलती जुलती थी। आसमान साफ था। आसमान पर दूर दूर तक हेलीकॉप्टर का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। फिर दफदन यूं लगा वो आवाज समंदर की तरफ से आ रही हो। मेरा ख्याल है कोई मोटर बोट आ रही है, तुम लोग यहीं बैठो, मैं देखता हूँ। शारिक कहते उठकर खाड़ी के दहाने की तरफ चल पड़ा। पुरानी लॉन्च के करीब पहुंचकर वो रुक गया और समंदर की तरफ देखने लगा। बाईं तरफ से एक मोटर बोट आती हुई नजर आई जिस पर 2 आदमी थे। उनके जिस्मों पर वर्दी थी जिससे अंदाजा किया जा सकता था कि उनका ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से था। शारिक लॉन्च की आड़ में हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। ख्वाजा रहीम बख्श समीना वगैरह को एक कमरे की तरफ ले जा रहा था। शारिक एक बार फिर समंदर की तरफ देखने लगा। एक आदमी अब बोट में खड़ा हो गया था। उसकी बेल्ट में अड़सा हुआ रिवॉल्वर भी साफ नजर आ रहा था। ख्वाजा, मैं तुम लोगों को उधर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ खड़े हो। वो तुम्हें देख लेंगे तो गजब हो जाएगा। उस लॉन्च के कैबिन में घुस जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, जल्दी करो। वो रहीम बख्श था। शारिक गार्ड लेता हुआ लॉन्च के कैबिन में घुस गया। उसने रहीम बख्श को तेज तेज कदम उठाते हुए खाड़ी की दहाने की तरफ जाते हुए देखा। ऑटोमेटिक राइफल उसके हाथ में थी। मोटर बोट रुक गई। इंजन भी बंद हो गया। शारिक उन्हें देख नहीं सकता था। उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या बात है ख्वाजा, तुम लोग इधर किस वास्ते आए हो? ये आवाज ख्वाजा रहीम बख्श की थी। कल रात कुछ लोग साहिल पर उतरते हुए देखे गए थे। हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। ये उस आदमी की आवाज थी जो मोटर बोट से उतरा था। वो उर्दू बोल रहा था और लहजा बिल्कुल साफ था। शारिक को समझने में देर न लगी कि वो कोई पाकिस्तानी था। खलीज की रियासतों की पुलिस, फौज और दीगर सरकारी महकमों में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत अच्छे ख्वाजा, बहुत अच्छे, रहीम बख्श ने कहा। उन लोगों को कल रात साहिल पर उतरते हुए देखा गया था और तलाश तुम लोग अब कर रहे हो। क्या तुम्हारे ख्याल में वो लोग साहिल पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे? उनके बारे में आज दोपहर को इतला मिली थी। हम लोग उन्हें साहिली बस्तियों में तलाश करते फिर रहे हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम लोग इस डेरे की तलाशी लेना चाहते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ख्वाजा? रहीम बख्श के लहजे में इस मर्तबा सख्ती थी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मुल्ला बशीर पांचगोरी का डेरा है और इजाजत के बगैर कोई इसके अंदर कदम भी नहीं रख सकता? यह डेरा मुल्ला बशीर पांचगोरी का हो या किसी और का, कानून से कोई भी बालातर नहीं। हम इस डेरे की तलाशी लेंगे, उस शख्स ने कहा। तो फिर हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाओ ख्वाजा, रहीम बख्श ने कहा। इस राइफल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। देखो, दूसरे आदमी की आवाज सुनाई दी। तुम हमारे काम में रुकावट पैदा कर रहे हो और तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अरे ख्वाजा, तुम कदम तो आगे बढ़ाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कानून का कैसा तमाशा दिखाता हूँ। रहीम बख्श की आवाज में हल्की सी हुर्राहट थी। ठीक है, उस आदमी की शिकस्त खुर्दा सी आवाज सुनाई दी। हम दोबारा यहाँ आएंगे और फिर देखूंगा कि तुम हमें अंदर दाखिल कैसे नहीं होने देते। थोड़ी देर बाद मोटर बोट की आवाज सुनाई दी जो बदतदरीज दूर होती चली गई। शारिक लॉन्च के कैबिन से बाहर आ गया। अगर ये मजीद फोर्स लेकर आ गया तो? शारिक ने रहीम बख्श की तरफ देखते हुए कहा। फिक्र मत करो, रहीम बख्श बोला। दफ्तर वापस पहुंचने से पहले पहले इसकी नौकरी खत्म हो चुकी होगी। वो दोनों हवेली की तरफ वापस आ गए। रहीम बख्श एक कमरे में घुस गया और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। वो कुछ देर तक बलूची जबान में किसी से बातें करता रहा। फिर उसने फोन बंद कर दिया और शारिक की तरफ देखने लगा। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। शाम का अंधेरा फैल चुका था। 8 बजे के लगभग उन्होंने खाना खा लिया। मुर्गाबी का गोश्त था जो बेहद लजीज था। वो लोग खाने से फारिग हुए ही थे कि एक गाड़ी हवेली के गेट के सामने आकर रुकी। रहीम बख्श ने गेट का जेली दरवाजा खोला और जब वो वापस आया तो उसके साथ 2 आदमी और भी थे। उनमें एक खूब लंबा तिरंगा था। चेहरे से वो बलोच नहीं लगता था। उसने सफेद टी शर्ट और काली पतलून पहन रखी थी। दूसरा दरमियाने कद का था, वो बलोच था। वो लोग देर तक खड़े बातें करते रहे। फिर उस कमरे में आ गए जहां शारिक वगैरह बैठे हुए थे। लंबे कद वाला आदमी बड़ी गहरी नजरों से समीना की तरफ देख रहा था। समीना को उसकी नजरें अपने जिस्म में चुभती हुई सी महसूस हुई। मुल्ला बशीर पांचगोरी ने इन 2 आदमियों को हवेली और तुम लोगों की हिफाजत के लिए भेजा है। रहीम बख्श ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ रेड का खतरा है क्या? शारिक ने पूछा। नहीं ख्वाजा, रहीम बख्श ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन दोनों आदमियों को तो वापस अपने दफ्तर से पहले ही न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया है बल्कि मुदाखलत बेजा के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अगरचे अब कोई और इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन सर फिरे लोग बहुत हैं।
इसलिए मुल्ला बशीर पंजगोरी ने इन लोगों को यहाँ भेज दिया है। अब तुम लोग फिक्र मत करो। फिक्र तो बहरहाल उन्हें थी, वो जब तक यहाँ से निकल ना जाते उनकी परेशानी खत्म नहीं हो सकती थी, और यहाँ से निकलना उनकी अपनी मर्जी पर मुनहसर नहीं था। उसका इंतजार मुल्ला बशीर पंजगोरी पर था कि उसकी लांच कब आती है और उन्हें ग्वादर कब रवाना करता है। उस रात वो सब एक ही कमरे में थे और देर तक जागते रहे। न जाने क्या बात थी कि समीना अपने दिल में अजीब सा खौफ महसूस करने लगी थी। शाम को नए आने वालों में से लंबे कद वाले ने जब घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा था तो ये खौफ उसी वक्त उसके दिल में पैदा हुआ था और कोशिश के बावजूद उससे निजात नहीं पा सकी थी।